चपलूत नाक कान गला हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल की स्थापना 1994 में हुई थी। ये संभाग का सबसे पहला हॉस्पिटल है। हम प्रवेश कर रहे हैं चपलूत नाक कान गला हॉस्पिटल में। इस वक्त आप चपलूत नाक कान गला हॉस्पिटल के रिसेप्शन एरिया में हैं। मरीजों के लिए काफी सुविधाजनक व्यवस्था यहां करी गई है। ये चपलूत नाक कान गला हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सक, वरिष्ठ नाक कान गला चिकित्सक डॉक्टर चंद्र चपलूत का आउटडोर चेंबर है, जो आधुनिक मशीनों से सुसज्जित है। डॉक्टर चंद्र चपलूत यहां बैठकर इस हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर का यह मुख्य द्वार है। चपलूत नाक कान गला हॉस्पिटल सीमेंस हियरिंग एड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड का राजस्थान का पहला एवं हिंदुस्तान का 5वां बेस्ट साउंड टेक्नोलॉजी सेंटर है। यह सीमेंस का एक अप्रूव्ड पार्टनर है। सीमेंस कंपनी और चपलूत नाक कान गला हॉस्पिटल ने मिलकर यह सुनिश्चित किया है कि विश्व स्तरीय उच्च तकनीक श्रवण यंत्र के मामले में यहां उपलब्ध रहेगी, जिसमें कई प्रकार की मशीनें यहां उपलब्ध है, जैसे पॉकेट मॉडल, कान के पीछे यानी बीटी मॉडल, आरआईसी मॉडल, सीआईसी, आईटीसी एवं आईटीई मॉडल, कंप्यूटराइज्ड प्रोग्रामेबल हियरिंग एड, रिमोट से चलने वाले श्रवण यंत्र एवं सूक्ष्म श्रवण यंत्र, जिन्हें कान के अंदर लगाया जा सकता है और काफी बेहतरीन श्रवण क्षमता मरीज के अंदर डेवलप करी जा सकती है। अब हम बात करेंगे कान के विभिन्न प्रकार के श्रवण यंत्रों के बारे में। किस प्रकार के श्रवण यंत्र विश्व में उपलब्ध हैं, श्रवण यंत्र का क्या फायदा है, कैसी स्थिति में अपन श्रवण यंत्र लगाते हैं और किस तरह से मरीज उसको उपयोग कर अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाते हैं। हम बात करेंगे सीमेंस कंपनी के श्रवण यंत्रों को। सीमेंस कंपनी एक जर्मनी निर्मित कंपनी है। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है और यह कंपनी अकेली 30% मार्केट वर्ल्ड का कवर करती है। हिंदुस्तान का करीब करीब 68 से 70% मार्केट यह कंपनी कैप्चर करती है और इसके पास काफी उच्च तकनीक श्रवण यंत्र उपलब्ध हैं।
सबसे बढ़िया बात इस कंपनी की है कि कंपनी बहुत अच्छी होते हुए भी, तकनीक काफी ऊंची होते हुए भी, इसकी जो मशीनों की कीमत है वो काफी इंडियन रेट के हिसाब से, इंडियन मार्केट के हिसाब से है। चपलोद नाक कान गला हॉस्पिटल आज सीमेंस कंपनी का राजस्थान का फर्स्ट बेस्ट साउंड सेंटर है और हिंदुस्तान का 5वां बेस्ट साउंड सेंटर है। सीमेंस बेस्ट साउंड सेंटर की कैटेगरी में जो भी सेंटर है, इन सब का सीमेंस के साथ एक पार्टनरशिप वर्किंग है। सीमेंस कंपनी अपनी उच्च तकनीक को यहां उपलब्ध कराएगा और चपलोद नाक कान गला हॉस्पिटल उस तकनीक का फायदा और लाभ मरीजों को देगा। अतः इस हॉस्पिटल से अगर आप मशीन खरीदते हैं, उसकी तकनीक वो ही है जो दुनिया में है। वही तकनीक आपको अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में उपलब्ध रहेगी। आप अमेरिका से मशीन खरीद के लाओ, उदयपुर में उसका वर्क कराओ, उदयपुर से खरीद के ले जाओ, लंदन में जाके काम कराएं, तकनीक वो ही रहेगी, वो ही नाम रहेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा आज लोगों को है। मशीनों के बारे में बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि सीमेंस कंपनी की कोई भी मशीन हम आज खरीदते हैं, कोई भी श्रवण यंत्र लेते हैं, उसके 2 साल का वारंटी पीरियड हिंदुस्तान में उस मरीज को मिलेगा जो उस श्रवण यंत्र को काम में लेगा। और इंटरनेशनल वारंटी यानी कि विश्व में वारंटी जो मिलेगी उसको वो 1 साल की मिलेगी। मशीन यहां से खरीदो, लंदन में अगर आप बैठे हैं, वहां मशीन खराब हो गई, वो मशीन वहां ठीक हो सकती है। अगर 1 साल का पीरियड है तो आपका एक भी रुपया लंदन में भी नहीं लगेगा, न डॉलर, न पाउंड, न कोई खर्चा। हिंदुस्तान में अगर वो मशीन खराब होती है तो 2 साल तक आपको 1 रुपया उस मशीन पे खर्च नहीं करना है। ये हमारा दायित्व है कि हम आपकी मशीन ठीक करा कर दें, उसको व्यवस्थित करके दें, अगर 2 साल के अंदर अंदर है तो। 2 साल के पश्चात अगर मशीन खराब होती है तो मरीज को उसका खर्चा वहन करना है, चाहे वो किसी भी कोने में बैठा हो, उसका काम आसानी से हो सकता है। अतः मरीज को यह संकोच करने की जरूरत नहीं है कि मशीन उदयपुर से खरीदी, बॉम्बे में खराब होगी तो क्या करेंगे, चेन्नई में खराब होगी तो क्या करेंगे। किसी छोटे छोटी जगह पे भी अगर आप जाएंगे तो कोई समस्या नहीं है, मशीन आपकी ठीक हो सकती है। अब हम बात करना चाहेंगे विभिन्न प्रकार के हियरिंग एड्स यानी श्रवण यंत्रों के बारे में। किस किस तरीके के श्रवण यंत्र विश्व में, उदयपुर में, हिंदुस्तान में उपलब्ध हैं, कैसे वो काम करते हैं, क्या उनका फायदा है, कब उनको लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, लगाने के फायदे क्या हैं, ना लगाने के नुकसान क्या हैं। इससे पहले कि मैं उनके बारे में बताऊं, पहले ये बताना चाहूंगा कि कोई भी मशीन कान पे अगर लगानी है, किसी भी प्रकार का श्रवण यंत्र लगाना है, तो उसके पहले हमारे को ये जांचना जरूरी है कि कान की श्रवण क्षमता यानी सुनने की स्थिति क्या है। क्योंकि सारे श्रवण यंत्र एक प्रकार के चश्मे के नंबर की तरह होते हैं। जैसे चश्मे का नंबर होता है वैसे इन श्रवण यंत्र का भी नंबर होता है। किसी भी श्रवण यंत्र को उठाकर किसी भी मरीज पे नहीं लगाया जा सकता और न ही लगाना चाहिए। तो इसके लिए अपने को 2 तरीके की जांच होती है। एक होती है बैरा टेस्ट, जो आमतौर पे छोटे बच्चे
4 या 5 साल से नीचे के बच्चों में करते हैं। जो जवाब नहीं दे सकते उन व्यक्ति में करते हैं। जो दिमाग से कमजोर बच्चे हैं या कमजोर व्यक्ति है जो हमें सही उत्तर नहीं देगा, ऐसा अगर हमें डाउट हो तो हमें उसमें बेरा टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिक टेस्ट है, टोटली कंप्यूटराइज्ड जांच होती है। इसमें हम लोग कई सारे लीड्स लगा देंगे और एक साउंड भेज के उसका ऑटोमेटिक ग्राफ कंप्यूटर पे रिकॉर्ड होता रहता है। वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल से कि कैसे हम बेरा टेस्ट करते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है ऑडियोमेट्री, प्योर टोन ऑडियोमेट्री। ये एक बहुत सही तरीका है कान जांचने का, कान की श्रवण क्षमता जांचने का। हम लोग कान पे मशीन लगा के कान में साउंड भेजते हैं। साउंड का जो जवाब हमें मिलता है, मरीज उस साउंड को सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, उसके आधार पे हम लोग एक ग्राफ तैयार करते हैं। उस ग्राफ से हमें सारी डिटेल मिलती है कि क्या मरीज में नुकसान है, क्या हियरिंग एड हम उसमें लगाएंगे, कितना आउटपुट हमें देना है, क्या हमें फायदा मिलेगा। अब हम चलते हैं विभिन्न प्रकार के हियरिंग एड्स पे। एक बार जब हमारे हाथ में एक जांच है, एक रिपोर्ट है कि इसमें ये हियरिंग एड लगना चाहिए, इस मॉडल का हियरिंग एड लगाएंगे तो हमें ये फायदा मिलेगा, तो हम फिर मॉडल छांटते हैं। अब हम सबसे पहले उस मॉडल की बात करेंगे जो सबसे पहले इजाद करा गया मॉडल आज की तारीख में उपलब्ध है। इजाद कई सारे तरीके से करे गए थे, कई प्रकार के मॉडल बने हैं, उसके बाद उसमें कई डेवलपमेंट आए, पर जो मॉडल आज उपलब्ध है, सबसे पुराना मॉडल है, वो है पॉकेट मॉडल। यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कोई भी मॉडल जो श्रवण यंत्र है, जिसका नाम जो बना है, वो उसकी जगह, किस जगह पे हम उसको लगा रहे हैं उसके आधार पे है। तो ये पॉकेट मॉडल यानी कि जेब में रखा जाता है, ये श्रवण यंत्र जेब में रखा जाता है। इस श्रवण यंत्र में ये जो हिस्सा है इसको बॉडी बोलते हैं। ये जो हिस्सा है ये कोर्ड है, और कोर्ड के एक सिरे पे रिसीवर लगा हुआ है। ये रिसीवर कान के अंदर जाता है इस तरीके से, और ये जो मशीन है, ये डिब्बी है, चाहे तो आप यहां शर्ट पे लगा दें, शर्ट की जेब पे रख दें इस तरीके से, और ये अपने आप में फिटिंग कंप्लीट हो जाती है। यहां अगर इसकी फिटिंग सही नहीं है तो हम ऐसी स्थिति में मोल्ड बनाते हैं, कान के नाप का सांचा बनाते हैं, फिर इस रिसीवर को उसमें सेट करते हैं। सांचा इस तरीके का बनता है। यह बिल्कुल कान के नाप से बनता है ताकि फिटिंग सही हो, आवाज का डायरेक्शन सही हो और हमें उस श्रवण यंत्र का पूरा फायदा मिले। इस पॉकेट मॉडल का ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये स्विच है जो मशीन को ऑन ऑफ करता है। ये एक वॉल्यूम कंट्रोल स्विच है जिसको घुमाने से मशीन का वॉल्यूम ऊपर नीचे होता है। ये जो आप छेद देख रहे हैं ये रिसीवर की जगह है। आप जो भी आवाज पकड़ना चाहेंगे, आसपास में जो भी आवाजें पैदा हो रही है, वो आवाज इस रिसीवर में आएगी और इस कोड के थ्रू होती हुई इस ईयरपीस के अंदर जाएगी और वहां से कान के अंदर फेंक देगी। ये हमने ढक्कन खोला है तो अंदर की तरफ में इसका बैटरी लग रही है। ये एक पेंसिल सेल है। इसकी बैटरी लाइफ करीब करीब महीना, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने के आसपास इसका लाइफ होता है। और यहां अगर आप देखेंगे तो ये काला स्पॉट है, ये ट्रिमर है इस मशीन का। इससे हम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं, साउंड की क्वालिटी थोड़ी सुधार सकते हैं, पर उसकी एक लिमिट है।
इस मशीन के फायदे क्या हैं? इस मशीन का सिर्फ एक फायदा है और वो है इसकी कीमत। इस मशीन का जो रेंज है वो करीब करीब 2500 से लेके 6000 के बीच में आपको सारे रेंज के मॉडल मिल जाएंगे। पॉकेट मॉडल जितने भी हैं वो सब 2500 से 6000 के बीच में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अफोर्डेबल मॉडल है। दुनिया के सबसे इकोनॉमिक मॉडल्स में से पॉकेट मॉडल आते हैं। बाकी सारे मॉडल की कीमत इनसे ज्यादा आती है। इसका नुकसान, एक, इसका वजन ज्यादा है, बड़ी डब्बी है। दूसरा, इसकी एक कोड है जो बीच में हमेशा आपके बीच में रहेगी। ये कोड आपको तकलीफ करती है। अगर इसको आप छुपा भी दो तो भी ये हिस्सा आपका कभी नहीं छुपने वाला। टेक्निकली इस मशीन की जो आवाज है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। भले ही हम उसको नंबर से देंगे मशीन को, लेकिन कंपैरेटिवली उसकी आवाज में थोड़ा शोर होता है। हर आसपास की आवाज को थोड़ी तेज पकड़ती है और तेज फेंकती है। तो एक तरीके का शोर इसमें हमेशा बना रहेगा। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस मशीन का। अब हम दूसरी मशीन के बारे में बात करेंगे। सेकंड लेवल मॉडल है बीटी मॉडल। ये जो मॉडल है बीटीई कहलाया जाता है, यानी बिहाइंड द ईयर मॉडल, कान के पीछे लगने वाला मॉडल। ये मशीन इस तरीके से कान पे लग जाएगी और ये जो है पीस कान के अंदर चला जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये मशीन लगेगी। जो मशीन मेरे हाथ में है ये सीमेंस कंपनी का ट्रिमर मॉडल नॉन प्रोग्रामेबल हियरिंग एड है, नॉन प्रोग्रामेबल श्रवण यंत्र। आज से कुछ वक्त पहले, यानी करीब करीब 5-6 साल पहले एनालॉग हियरिंग एड्स आते थे। एनालॉग जिसमें ये ट्रिमर बेस्ड है, डिजिटल तकनीक है। ये तकनीक नई तकनीक है, एनालॉग पुरानी तकनीक थी। सीमेंस कंपनी आज की तारीख में एनालॉग मॉडल नहीं बनाती है। उनके जो भी वर्ल्ड में मॉडल अवेलेबल हैं वो सारे डिजिटल तकनीक के मॉडल हैं। उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, काफी साफ आवाज होती है एनालॉग के मुकाबले। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इनकी कीमत एनालॉग मशीन की कीमत के बराबर है। इसलिए अच्छी तकनीक को हमें सस्ते दाम पे उपलब्ध है तो हम उस एनालॉग तकनीक को खरीदना पसंद नहीं करेंगे और नई खरीदी जानी चाहिए। इसके अगर हिस्सों की बात करें तो ये जो है हिस्सा है, ये मशीन का हिस्सा है। ये हुक है जहां जो कान के हिस्से के ऊपर, कान के ऊपर वाले हिस्से पे फिट हो जाता है। और ये ट्यूब और ये जो चीज है ये कान के अंदर जाएगी, ईयर टिप। साउंड जो रिसीव होती है वो इस जगह से रिसीव होती है। अतः कई बार हम जो फोन सुनना चाहते हैं कि भाई इस मशीन को लगाकर भी फोन सुने, तो आपको फोन का जो रिसीवर है वो कुछ इस तरीके से रखना है। ऐसे तो आवाज यहां से कान के अंदर जाएगी इस मशीन के मार्फत। अगर आपने इस तरीके से रख दिया तो वो आवाज बराबर नहीं पकड़ेगा। इसलिए अगर आपको सुनना है कि फोन कान पे लगा रहे और हम आवाज सुन लें तो उसको ऐसे लगाएं। ये जो चीज है ये इस मशीन का बैटरी डोर है और ऑन ऑफ का स्विच भी यही है। ये इस वक्त चालू हो गई।
ये ऑफ, मशीन ऑफ हो गई। अगर हमें बैटरी बदलनी है तो हम इसको थोड़ा सा और खोल देंगे और ये उसके अंदर की बैटरी है। इसको पीछे से हम गर्म धक्का देंगे तो बैटरी बाहर आ जाएगी, नई बैटरी लगाएंगे और फिर वापस मशीन चालू। इसके ऊपर दो स्विच है। ये जो स्विच है नीचे वाला, इसको दबाने से वॉल्यूम कम होता है। इसके ऊपर जो स्विच है, इसको दबाने से वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर हमारे को वॉल्यूम को एडजस्टमेंट करना है तो इन दोनों स्विच का उपयोग करते हैं। ये जो स्विच है, ये स्विच प्रोग्राम चेंज करने का स्विच है। इसको अगर हमने दबाया, मशीन एक प्रोग्राम में चली जाएगी। दूसरा मॉडल जो है वो है कंप्यूटराइज्ड हियरिंग एड। कंप्यूटराइज्ड हियरिंग एड यानी कि कंप्यूटर से प्रोग्राम करा हुआ हियरिंग एड। इन हियरिंग एड के अंदर जो भी डेटा है वो डेटा एक जांच के आधार पर इसमें ट्रांसफर करा जाता है। उस जांच को हम कहते हैं बेरा टेस्ट और ऑडियोमेट्री टेस्ट। दोनों टेस्ट की जो वैल्यू आती है, जो रिपोर्ट आती है, उसको हम कंप्यूटर में पहले लोड करते हैं। उस डेटा को बाद में हम इस मशीन में लोड करते हैं। मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि कैसे हम उसको लोड करते हैं। आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर पे हमने ये डेटा लोड कर दिया। मशीन की जो ऑडियोमेट्री रिपोर्ट आई उसको हूबहू हमने इसके अंदर लोड कर दिया। ऐसे ही ये लेफ्ट ईयर का रिपोर्ट है और ये राइट ईयर का रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को बाद में हम इस मशीन से, यानी ये हाइप्रो मशीन है, हियरिंग एड के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ये जो कोड है, ये कनेक्शन है हाइप्रो और मशीन के बीच का। आप देख सकते हैं कि ये हमने कनेक्शन यहां कर रखा है। अब जो भी डेटा हम कंप्यूटर में रखेंगे, उस डेटा को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले हम लोग हियरिंग एड को सेलेक्ट करेंगे। ये हियरिंग एड को सेलेक्ट करा जा रहा है। अब हियरिंग एड को हम डिटेक्ट करेंगे। श्रवण यंत्रों को मशीन डिटेक्ट कर रही है। ये मशीन को उसने डिटेक्ट करी इन्फिनिटी प्रो एसपी DIR मॉडल। जब एक बार मशीन डिटेक्ट हो गई तो हम उसको डेटा को ट्रांसफर करने के लिए ओके का बटन दबाएंगे। अभी मशीन के अंदर डेटा ट्रांसफर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो इंडिकेशन बता रहा है कि डेटा ट्रांसफर हो रहा है। और हमने फर्स्ट फिट का फाइनल कमांड दे दिया है इसके अंदर। आप मशीन के अंदर एक आवाज सुन सकते हैं कि कैसे मशीन एक आवाज कर रही है और ये डेटा ट्रांसफर होने के बाद में इस तरीके से कंप्यूटर की स्क्रीन पर सारे रिपोर्ट बन जाती है। ये जो स्विच है, इन स्विच के हिसाब से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि कौन सी आवाज हमें तेज करनी है, कम करनी है। कई सारे पैरामीटर्स इस जगह पे हमारे पास इस मशीन के अंदर प्रोग्राम करने के लिए हैं, जो हम प्रोग्राम कर सकते हैं। जो भी बदलाव हम इस जगह पे देंगे, वो बदलाव इस ग्राफ में आएंगे और वो बदलाव हियरिंग एड में आएंगे। एक बार मशीन जब प्रोग्राम हो जाती है तो उसको
हम कान पे लगाते हैं मरीज के, और मरीज के हिसाब से उसको फिर से कस्टमाइज करते हैं कि मरीज को सुनने में कैसा लग रहा है। जब वो कहता है कि मेरे को किसी चीज पे कम लग रहा है, किसी पे ज्यादा लग रहा है, तो हम उसके हिसाब से सेट करते हैं। अब हम बताएंगे आपको कि प्रोग्रामेबल हियरिंग एड्स यानी कि कंप्यूटराइज्ड हियरिंग एड, उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स जो है, कंपैरिजन अगर करें हम हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को, तो ये बेटर है, ये नुकसानदेह है। अब जब हम कंप्यूटर से इस डेटा को जब हियरिंग एड में ट्रांसफर करते हैं, तो जो फायदा हमें मिलता है वो ये है कि ये मशीन अब इस आवाज को, जो आवाज इस जगह पे गिर रही है, उसको एम्पलीफाई करके यहां तक लेके जाएगी 20 डीबी, 15 से 20 डीबी के बीच में। और जो आवाज इस जगह गिर रही है उसको एम्पलीफाई करके ले जाएगी इस जगह 15 से 20 डीबी के बीच में। अगर मान लो ये कंप्यूटराइज मशीन नहीं होती और अगर इस तरीके का ग्राफ आया, तो क्या होगा? जो आवाज यहां गिर रही है, अगर वो कंप्यूटराइज मशीन नहीं है, तो वो आवाज यहां तक एम्पलीफाई होगी या यहां तक होगी नंबर के आधार पर। तो ये जो आवाज है ये भी उसी हिसाब से एम्पलीफाई हो जाएगी। तो जो आवाज इस ऊपर के हिस्से में पहुंच गई वो शोर बन गया, लेकिन ये हिस्सा आपको नॉर्मल सुनाई देगा और ये हिस्से में आपको शोर सुनाई देगा। तो जो आवाज इस साउंड के अंदर गिरेगी, जो इस फ्रीक्वेंसी की साउंड्स होंगी वो शोर बन जाएगी, और जो इस फ्रीक्वेंसी की होगी वो नॉर्मल सुनाई देगी। अगर हम मशीन का नंबर इसके हिसाब से निकालते हैं, तो ये साउंड आपको नॉर्मल मिलेगी और ये साउंड अंडर रह जाएगी, यहीं तक पहुंच पाएगी। जैसे कि यहां से यहां अगर देख रहे हैं अपन, ये 45 तक ग्राफ गया हुआ है, तो अपने को अगर 20 तक जाना है तो 25 का फायदा अपने को चाहिए। अगर हम यहां 25 का फायदा देंगे तो यहीं तक पहुंचेगा 60-65 तक। तो ये हिस्सा जो अपना बाकी रह गया अभी सुनने में, तो अब आपको आवाज ये कम आएगी, ये ठीक आएगी। अगर इसको ठीक करते हैं तो ये शोर हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। तो ये जो फायदा है वो सबसे बड़ा फायदा है कंप्यूटराइज्ड हियरिंग एड का, कि वो हर आवाज को 20 डीबी, 15 से 20 डीबी तक ऑडिबल रेंज जो होती है उस लेवल तक उसको एम्पलीफाई करेगी, तो हमें हर आवाज बहुत अच्छे से मिलेगी। दूसरी चीज जो कंप्यूटराइज्ड मशीन के बारे में बताऊंगा वो है चैनल। चैनल क्या होते हैं? कंप्यूटराइज्ड मशीन के जो चैनल चलते हैं वो है 2 चैनल, 4 चैनल, 6 चैनल, 8 चैनल, 12, 16, ऐसे करते करते हम 48 चैनल तक की मशीनें आज की तारीख में उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे जैसे चैनल बढ़ते हैं, आवाज जो आप सुन रहे हैं उस मशीन के मार्फत, उसकी क्वालिटी ऑफ साउंड बढ़ जाती है। मान लो आपकी कोई आवाज लो फ्रीक्वेंसी की है, तो वो चैनल ही उस साउंड को एम्पलीफाई करेगा, बाकी चैनल डिस्टर्ब नहीं करेंगे पूरे सिस्टम को। दूसरा, जब मशीन हम प्रोग्राम करते हैं और अगर मरीज बोलता है कि मेरे को कोई आवाज ज्यादा सुनाई दे रही है और कुछ आवाज कम सुनाई दे रही है, यानी कि जो ज्यादा दे रही है वो फ्रीक्वेंसी थोड़ी एडजस्टेड ज्यादा है, तो हम खाली उस चैनल की आवाज को, उस आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम पकड़ के ऊंचा नीचा सेट करेंगे, बाकी पूरे ग्राफ को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यह फायदा होता है चैनल का। जितने चैनल ज्यादा होंगे उतनी आवाज साफ सुनाई देगी, उतनी आवाज की क्लियरिटी मिलेगी। तो 2 चैनल में हमें उस पूरे ग्राफ को सिर्फ 2 हिस्सों में ही बांट पाएंगे। 4 चैनल यानी कि हम पूरे ऑडियोलॉजिकल रेंज जो है उस रेंज को हम 4 बार बांट लेंगे और उनके अंदर हम सारी सेटिंगें कर सकते हैं। मान लो इसमें सेटिंग करनी है तो खाली इसमें सेटिंग करेंगे, पंखे की आवाज अगर ज्यादा आ रही है तो खाली पंखे की आवाज की फ्रीक्वेंसी को सेट करेंगे। तो जैसे जैसे चैनल बढ़ेंगे हमारे पास जो ये पैरामीटर्स हैं, जिन पैरामीटर्स को हम ऊंचा नीचा कर सकते हैं वो बढ़ जाते हैं और इसी वजह से साउंड की क्वालिटी बढ़ जाती है। अब जो साउंड की क्वालिटी बढ़ाने का जो दूसरा तरीका है वो है कान की फिटिंग।
अगर आपके कान की फिटिंग अच्छी है तो साउंड की क्वालिटी अच्छी है। फिटिंग बेकार है तो आप कितनी भी बढ़िया मशीन खरीद लो, आपकी मशीन बेकार है। कई लोग बोलते हैं कान के अंदर से मशीन शोर कर रही है, कुछ कहते हैं बराबर आवाज नहीं आती है, कुछ कहते हैं सीटी देती है मशीन। तो ये सब कारण एक फिटिंग एक उसमें जो एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमें फिटिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर फिटिंग प्रॉपर नहीं होती है तो वो कई दफे इस टिप की वजह से होती है। ये टिप अगर साइज इसकी अलग है और कान की साइज अलग है तो ऐसी स्थिति में हम मोल्ड बनाते हैं। कान का मोल्ड बनाकर उसकी फिटिंग हम बेटर करना चाहेंगे और वो मोल्ड होता है ऐसा। मशीन इस ट्यूब में फिट हो जाएगी और ये मोल्ड कान की बिल्कुल नाप के हिसाब से बनाया जाता है। आवाज जो जाएगी वो बिल्कुल मेम्ब्रेन यानी पर्दा उसके ऊपर एकदम बिल्कुल सेंट्रली फोकस्ड होगी। तो साउंड की क्वालिटी करीब करीब 20% और बढ़ जाती है। आमतौर पे बच्चों में जहां हम चाहते हैं कि उनका पूरा डेवलपमेंट बराबर हो, हम उनके अंदर बिना मोल्ड मशीन नहीं देते। मेरे हिसाब से हर मरीज में मोल्ड पहले बनना चाहिए, मशीन बाद में लगनी चाहिए। तो यह है कंप्यूटराइज्ड मशीन बीटी मॉडल, जिसके विस्तार से हमने डिस्कस किया है। इसमें वॉल्यूम कंट्रोल भी होता है, पर उसको हम ज्यादा छेड़ना पसंद नहीं करेंगे। इसका एक सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि कल मान लो आज से 2 साल बाद 3 साल बाद जब आपने मशीन खरीदी, उसके बाद अगर आपका कान का नुकसान मान लो किसी कारण से बढ़ गया, जो बढ़ सकता है, तो आपको मशीन नई खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर हमने प्रॉपरली मशीन को प्लान किया है तो हम कुछ नहीं करेंगे, कंप्यूटर में हम सारा डेटा डालेंगे, डेटा को फिर से नई तरह सिरे से हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। अगर हमने कंप्यूटराइज्ड मशीन नहीं खरीदी है और अगर नुकसान बढ़ गया, कान का नंबर बदल गया, तो हमें नई मशीन खरीदनी है। हमारा पुराना पैसा जो हमने मशीन पर खर्च किया वो हमारे लिए वेस्ट है। इसमें ऐसा सिस्टम यूजुअली नहीं होता है। जब तक कि आउटपुट हम अगर प्रॉपरली नहीं देखें और हमने मशीन दे दी तो अलग बात है। कंप्यूटराइज्ड हियरिंग एड के विस्तार से अगर अपन डिस्क्रिप्शन करें तो हम ये कहेंगे कि इसके अंदर एक तरीके से कोई भी डेटा उस वक्त मौजूद नहीं होता है जब ये मशीन हमारे पास रॉ होती है, पर जब हम डेटा कंप्यूटर में डाल देते हैं और डेटा को जब इसमें ट्रांसफर कर देते हैं तो इस मशीन में वो डेटा ट्रांसफर हो चुका है जो मरीज के कान के सुनने की क्षमता बताता है। अतः अब ये मशीन उस तरीके से तैयार हो चुकी है जितना नुकसान मरीज के कान में है, यानी कि इस मशीन को मरीज के श्रवण क्षमता के अनुरूप हम तैयार करते हैं। यह सबसे बड़ा एडवांटेज है। तब आपको यह लगेगा कि अब जो हमें साउंड मिल रही है वो हमें बराबर मिल रही है। क्या फायदा है इस तरीके से डेटा ट्रांसफर करने का? क्या फायदा है ये अपन अब आपको इस कंप्यूटर के ऊपर एक बार फिर से लेके जाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से उसका फायदा मिलता है। तीसरी मॉडल है एक्वेरिस मॉडल। एक्वेरिस मॉडल वर्ल्ड क्लास मॉडल है और सीमेंस का ये पेटेंट मॉडल है। इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस मशीन को अगर हम किसी पानी के डब्बे में या पानी के टैंक में डाल दें और यह उसमें 3 घंटे भी अगर पड़ी रह जाती है, तब भी इस मशीन के किसी भी प्रकार के इसमें बदलाव नहीं आते और यह मशीन उतनी ही काम करेगी, यानी वाटर प्रूफ हियरिंग एड है। दूसरी ऐसी मशीन आती हैं जो ब्लूटूथ भी काम करती है। आपका फोन सुनना है, आप एक रिमोट से बटन दबाओ,
फोन की आवाज सारी कान के अंदर चली जाएगी। जब फोन बंद हुआ, मशीन वापस अपना रूटीन काम करना चालू कर देगी। ये ब्लूटूथ बेस्ड वर्किंग होती है। मोशन और इस तरीके के कुछ मॉडल हैं, टेक रेडी मॉडल बोलते हैं इनको, और बहुत स्पष्ट आवाज आपके कान में मिलती है। कुछ उसमें ऐसे फीचर्स भी होते हैं कि टीवी से भी वो कनेक्ट हो जाती हैं और टीवी को आप बहुत अच्छे से कान में सुन सकते हैं और आपको वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास जो बैठा है उसको किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होता है। दूसरा मॉडल जो है वो है आरआईसी मॉडल, रिसीवर इन द कैनाल मॉडल। ये मशीन एक काफी छोटी मशीन है जो कान के पीछे लग जाती है और इसके आगे जो रिसीवर लग रहा है वो कान के अंदर चला जाता है। काफी छोटी सी मशीन यहां लग जाएगी और अपना काम अच्छा चलेगा। इसमें भी सारे चैनल मिलते हैं। ये अमूमन 8 चैनल से ऊपर ऊपर की चलती है मशीनें, 8 चैनल से हाई रेंज में। इसके बाद जो मॉडल आते हैं वो है कस्टमाइज मॉडल। कस्टमाइज मतलब कान के हिसाब से तैयार किए हुए शेप वाले मॉडल। जैसे कान का शेप होता है उस हिसाब से हम मशीन तैयार करते हैं। यानी पहले हम कान का नाप लेंगे, नाप लेने के बाद में उस मशीन का खोल तैयार करेंगे। मशीन का खोल तैयार होने के बाद उसमें हम सारे अंदर के स्ट्रक्चर, अंदर की मशीनरी सिस्टम प्लेस करके और उसको सील कर देंगे और फिर वो मशीन को कंप्यूटर पर रखकर प्रोग्राम करेंगे। ये सारी मशीनें कंप्यूटराइज प्रोग्रामेबल हियरिंग एड है। उसका जो सबसे पहला मॉडल होता है वो है आईटीई मॉडल। उसकी शक्ल कुछ इस तरीके की होगी। आईटीई मॉडल, इन द ईयर मॉडल। ये थोड़ा बड़ा होता है। बाहर की तरफ से अगर अपन देखेंगे तो वो आपको इतना बड़ा नजर आएगा। इतना हिस्सा आपको दिखेगा जब मशीन कान पे लगाएंगे तो यह हिस्सा कान के अंदर चला जाएगा। एक मॉडल होता है आईटीसी मॉडल। आईटीसी मॉडल कुछ इस तरीके का होगा। छोटी सी मशीन होगी लेकिन वो इतनी नजर आएगी। मैं अपने कान पे लगा के बताऊंगा कि आईटीसी मॉडल किस तरीके से लगेगा। यह है आईटीसी मॉडल। उसके बाद आता है सीआईसी मॉडल। सीआईसी मॉडल एक सूक्ष्म मॉडल है, काफी सूक्ष्म। ये भी हम कान की शेप उसके हिसाब से बनाएंगे। कान का शेप पहले लेंगे और फिर मशीन तैयार होगी। ये कैसे लगेगी मैं आपको बताता हूं और कैसे दिखेगी। इस तरीके से ये मशीन लग गई। मशीन करीब करीब नहीं के बराबर नजर आती है। ये सारी मशीनें कंप्यूटराइज्ड है और एक फ्लेक्सी कोड होती है जो हम इसके मशीन को इसमें फिक्स कर देते हैं। इस कोड और हाइप्रो उसके मार्फत हम कंप्यूटर से सारा डेटा इसमें ट्रांसफर करते हैं। हाई क्वालिटी साउंड अपने को मिलती है। इस जगह मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सीआईसी एक ऐसा मॉडल है जो अमूमन आज से कुछ वक्त पहले यह माना जाता था कि ये जो प्रोफाउंड लॉस होते हैं, प्रोफाउंड लॉस का मतलब जो बहुत कम सुनते हैं, उनमें काम नहीं करती है। पर सीमेंस कंपनी का एक मॉडल आता है इस शेप का, सीआईसी मॉडल। उसकी इतनी आउटपुट है कि हम 110 डीबी तक की आवाज को आराम से मरीज को सुनवा सकते हैं। जन्म से जो बच्चे नहीं सुनते हैं उनके अंदर भी इन मशीनों को अब लगाई जा सकती है और मरीज बहुत स्पष्ट और साफ सुनेगा। उसके रिजल्ट आम दूसरी मशीनों के बराबर मिलेगा। तो अब हमारे पास कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें हम हियरिंग एड नहीं लगा सकते।
ये तो हुई हियरिंग एड की बात है। हियरिंग एड कब लगाना चाहिए? आमतौर पे एक भ्रांति होती है कि हियरिंग एड मत लगाओ, चल रहा है काम तब तक चलने दो, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। हियरिंग एड बराबर लगना चाहिए, जितने घंटे आप जग रहे हैं उतने घंटे आपके कान में मशीन होनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कब सुनना है कब नहीं सुनना है। आपको मशीन तब लगा लेनी चाहिए जिस दिन आपको एहसास हो कि मेरे को कम सुनाई दे रहा है। अगर आपके एक कान में नुकसान है तो एक कान में मशीन लगाओ, अगर आपके दोनों कान में नुकसान है तो दोनों कान में मशीन लगनी चाहिए। जब दोनों कान में मशीन लगती है तो उसको हम कहते हैं बाईओरल फिटिंग। आइडियली बाईओरल फिटिंग होनी चाहिए। जैसे ईश्वर ने दो कान दिए, हमारा फर्ज बनता है कि हम उन दोनों कान को तैयार करें, तभी आप प्रॉपर वर्किंग कर पाएंगे, तभी आप हियरिंग एड का प्रॉपर फायदा ले पाएंगे। बाईओरल फिटिंग यानी दोनों कान में मशीन लगाने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो है कि आप एक ग्रुप में बैठे हैं, जब 4 आदमी बैठे हैं और बात कर रहे हैं तो आपको ज्यादा आसानी से और अच्छे से समझ आएगी। अगर आपने एक मशीन लगा ली तो इस तरफ जो बैठा है वो आपको ठीक सुनाई देगा, जब वो बोलेगा इस तरफ जो बैठा है उसकी बात चूक जाओगे। पीछे बैठा है उसकी कुछ समझ में आएगी, कुछ नहीं आएगी। सामने बैठा है उसकी भी कुछ बात समझ में आएगी, कुछ नहीं आएगी। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। ये सारी चीजें जो बनी हुई हैं, ये हियरिंग एड, ये सिर्फ आपकी लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए। और अगर आप वास्तव में कंफर्टेबल होना चाहते हैं, दोनों कान में अगर नुकसान है, आप दोनों कान की मशीन लें। जरूर नहीं कि कीमती मशीन ही लो, आप छोटी मशीन, छोटी कीमत की मशीन भी ले सकते हो, लेकिन कान दोनों तैयार होने चाहिए। यह चेंबर एक पूर्ण कंप्यूटराइज्ड चेंबर है, जिसमें बैरा, ईएनजी, इंपीडेंस एवं हाइप्रो रखा गया है। हम इस वक्त जांच कर रहे हैं, उस जांच का नाम है ईएनजी यानी इलेक्ट्रोनिस्टेग्मोग्राम। इलेक्ट्रोनिस्टेग्मोग्राम एक तरीके की कंप्यूटराइज्ड जांच है, जिसमें हम ये जांचने की कोशिश करते हैं कि मरीज को जो चक्कर आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है, क्या हम करेंगे तो हमें फायदा मिलेगा। यह वो मशीन है जिसके थ्रू हम लोग स्टिमुलस कान के अंदर भेजते हैं और उसको हम मापते हैं। इस सॉकेट से कई सारी लीड्स हमने मरीज के चेहरे पे लगा दी। इस तरीके से ये लीड्स लगाई जाती है। मरीज को एक बिंदु को देखने के लिए कहा जाता है और उसके आधार पे अंदर जो वेव्स जनरेट होती है, हम उसका कुछ तात्पर्य निकालते हैं, उसका कुछ अर्थ निकालते हैं और रिपोर्ट तैयार करते हैं। पहले बिंदु बिल्कुल सेंटर में फोकस था और अब बिंदु -10 से +10 के एक्सिस में मूव कर रहा है। मरीज इस वक्त अपनी आंखों से इस बिंदु को फोकस करके देख रहा है। आप देख सकते हैं कि मरीज की आंखें कैसे हिल रही हैं। अब
हमने -20 से +20 के एक्सिस पे मूवमेंट्स चालू कर दिए हैं और ब्रेन में जो रिकॉर्डिंग्स बन रही है उनको लीड्स के मार्फत रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगली जांच जो हो रही है वो 30 के लेवल पे डेविएशंस नोट कर रही है। पहले जो हम जांच कर रहे थे उसको ऑप्टोकाइनेटिक टेस्ट बोलते हैं। विजन के साथ यानी कि रोशनी आंख के साथ जो कंट्रीब्यूशन होता है बैलेंस सिस्टम में वो हम देख रहे थे। अब जो हम कर रहे हैं वो सारे पोस्चुरल टेस्ट हैं। कान के अंदर जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं जो सारे बैलेंस सिस्टम को कंट्रोल करती हैं उनकी पोजीशन कैसे जाती है शरीर के साथ और उसकी वजह से क्या बदलाव आते हैं वो अपन देख रहे हैं। मरीज को हमने पहले सुला दिया है और गर्दन के कई सारे मूवमेंट्स के साथ में हम ये जांचेंगे कि इनके अंदर क्या बदलाव आता है और वो सारी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली कंप्यूटर पर रिकॉर्ड होती रहती है। मरीज की गर्दन को हमने लटका दिया है। ये हेड हैंगिंग पोजीशन है। वर्टिकल पोस्चर जो हमने बनाए हैं उसके साथ में सेमी सर्कुलर कैनाल की पोजीशन चेंज करिए और इसकी रिकॉर्डिंग हम नोट कर रहे हैं। इसी तरीके से मरीज को कान के अंदर हम गर्म पानी और ठंडा पानी का प्रवाह करके ये जांचने की कोशिश करते हैं कि कैलोरी टेस्ट जिसको हम कहते हैं उसका क्या इफेक्ट बॉडी में आता है, क्योंकि ये ऐसी तीनों चीजें हैं जो आदमी के चक्कर को कंट्रोल करती है और हम उन्हीं चीजों को देखने की कोशिश करते हैं कि इन कारण से बॉडी में क्या बदलाव आ रहे हैं और क्या नहीं आ रहे हैं। हम जो एक्सरसाइज प्लान करते हैं उसी हिसाब से प्लान करते हैं। मरीज को अगर ऑप्टोकाइनेटिक टेस्ट में डिफेक्ट आता है तो हम उसके चश्मे के नंबर वगैरह और आंखों पे ज्यादा फोकस रखते हैं। पोस्चुरल निस्टैग्मस अगर है तो उसको बॉडी की पोजीशंस सही कर जाते हैं और उसको उसके हिसाब से एक्सरसाइज दी जाती है। जब हम बारीकी से ये जांच कर लेते हैं और अगर हमने तरीके से दवाई दी है और एक्सरसाइज दी है तो उसका पूरा फायदा मिलता रहता है। अतः इस जांच से हमें डायग्नोसिस के अंदर काफी हेल्प मिलती है, काफी मदद मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए। वेरी स्पेसिफिक लेवल पे हम मरीज को इलाज कर सकते हैं, मरीज को फायदा दे सकते हैं। अभी ये बता रहे हैं कि जब चक्कर आते हैं तो एक्सरसाइज किस तरीके से करी जाती है। ठीक है, आप पलंग के बिल्कुल बीच में बैठ जाए। एक जो पलंग होता है उसके बिल्कुल बीच में लाइटर भी तो चालू है और अगर आपको चाहिए तो ये रिकॉर्डिंग मेरे से ले लेना, ठीक है ना। वो आप थोड़ा सा पीछे से ले लें। हाँ, मेरा समय चल। हम लोग अभी दिखा रहे हैं कि जब चक्कर आते हैं तो मरीज को अपने घर पे किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। तो आप निगाह डालें, हर बात पे ध्यान रखना है कि कैसे मैं स्टेप उठा रहा हूं। पलंग के बिल्कुल बीच में आपको बैठना है। जब आप पलंग के बिल्कुल बीच में बैठ जाएं तो ये जो हिस्सा है ये आपको उस तरफ ले जाना है, इस तरीके से। आ जाओ, बिल्कुल साथ साथ आ जाओ और फिर गर्दन को घुमा दो ऊपर की तरफ। यहां पर 30 सेकंड आपको अपने आप को रखना है। या अगर चक्कर आते हैं तो जब तक चक्कर वापस
सही नहीं हो जाए तब तक अपने आप को वहां रखें। जब 30 सेकंड हो जाए तो अपने चेहरे को वापस नीचे कर लें। इस मुद्रा में आपको वापस 30 सेकंड तक अपने आप को रखना है। 30 सेकंड के बाद आपको वापस बैठ जाना है। यहां वापस अपने आप को 30 सेकंड तक बैठ कर रखिए। जब यहां 30 सेकंड पूरे हो जाते हैं तब अपने को ये की ये कसरत दूसरी तरफ रिपीट करनी है। ऐसे आ जाए, गर्दन टिकाओ, टिकानी है ना? हाँ, टिका के फिर गर्दन घुमानी है ऊपर की तरफ। गर्दन को टिका कर गर्दन ऊपर की तरफ घुमानी है कि आपकी निगाह छत की तरफ चली जाए। बस यहां 30 सेकंड तक अपने आप को रखना है। अभी चक्कर तो नहीं आ रहे? नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब वापस गर्दन को नीचे की तरफ करो। 30 सेकंड यहां पे रखना है। और ऊपर की तरफ आ जाए और यहां वापस 30 सेकंड अपने आप को बिठा दें। 5 बार आपको उस तरफ और 5 बार इस तरफ करना है। ये कसरत रोज करनी है, उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए कि और गलत नहीं करना। आपको बिल्कुल जाना है, कान नीचे चला जाएगा, फिर गर्दन को ऊपर कर देगा। मतलब टिकाना है। हाँ, पहले सर आपका उधर जाएगा, सर का ये हिस्सा वहां जाके चिपक जाएगा और फिर घुमाना। फिर उसके बाद वापस नीचे रखनी है। 30-30 सेकंड हर जगह पर रख के फिर आगे बढ़ना है। ये एक्सरसाइज आप 5 बार उधर 5 बार उधर रोज सवेरे सवेरे करोगे। 10 दिन बराबर करो, फिर अपन देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना? दूसरा, गर्दन को ज्यादा झटके नहीं देना है। बिल्कुल नहीं। ऐसे करके मुड़ना नहीं है, शांति से बैठना है। कभी मुड़ना है तो आप पूरा मुड़ के फिर देखना है। इस तरीके से। ठीक है ना? ये कितनी बार करनी डॉक्टर? 5 बार 5 बार सुबह करनी? हाँ, सवेरे तो शाम को भी करनी? कर लो तो अच्छा है, नहीं तो सुबह करनी ही करनी है। सुबह तो करनी करनी, अगर शाम को करें तो भी कोई ऐसा कोई एतराज नहीं, दिन में 2 बार करो तो फायदा ही है। ठीक है। अभी हम बैरा कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चे को हमने सुला दिया है एक दवाई पिलाकर, ताकि बच्चा हिले नहीं और जांच हम आसानी से कर सकें। इस वक्त हम जहां जहां लीड लगाएंगे उस हिस्से को हम अच्छे से साफ कर रहे हैं। कान के पीछे के हिस्से, सर के बिल्कुल बीच का हिस्सा और सर के आगे का हिस्सा। अगर ये हम साफ अच्छे से नहीं करेंगे तो जो रिपोर्ट बनेगी वो अच्छी नहीं बनेगी, वेव्स जनरेट सही नहीं होगी और हमारी रिपोर्ट गलत हो जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो हम हमेशा ध्यान देना चाहेंगे इस जांच को करने से पहले। यह वो मशीन है जिससे हम वेव जनरेट करेंगे और कान के अंदर उस साउंड को हम भेजेंगे। बैरा टेस्ट के अंदर हम लोग उस वेव को रिकॉर्ड करते हैं जो कान में भेजकर वापस लौट कर आती है। आप देख रहे हैं कि हम पेस्ट इस तरीके से लगा रहे हैं जो कंडक्टिव पेस्ट है, और लीड को हम इस तरीके से पेस्ट कर लेते हैं। सिर के ऊपर की लीड जो आगे की तरफ लगती है, ये ग्राउंड लीड है, ये हमने फिक्स कर दी है और कॉटन से उसको ढक दिया ताकि उस पर हवा का मार नहीं पड़े और वो मॉइस्ट रहे नीचे जो सॉल्यूशन लगा रखा है। इस तरीके से हम 4 लीड लगाएंगे। 3 लीड एक साथ काम करती है एक कान को जांचने के लिए, और जब दूसरा कान जांचना होता है तो हम दूसरे कान की लीड और 2 लीड जो बीच में लग रही है ये अपना काम करेंगे।
अभी जो लीड लगा रहे हैं वो हम लेफ्ट ईयर के पीछे वाला हिस्सा, जिसे हम मैस्टोइड एरिया कहते हैं, वहां लगाते हैं। लीड का प्लेसमेंट, लीड किस तरीके से लगाई जाती है उसकी बहुत अहमियत है। थोड़ी सी चूक और आपकी रिपोर्ट गलत बन जाती है। हम इस वक्त चेक कर रहे हैं कि लीड्स का प्लेसमेंट सही है या नहीं। ये ग्रीन लाइट के जलने के साथ हम इस वक्त चेक कर रहे हैं कि लीड का प्लेसमेंट सही है या नहीं। जब ये ग्रीन लाइट आ जाती है और लास्ट लेवल तक पहुंच जाती है, यानी कि लीड अच्छे से लगी हुई है। लीड्स को हम बारी बारी से जांच लेते हैं और उसके बाद ही हम प्रोसीजर को चालू करते हैं। यह हमने तीसरी लीड को भी जांचा है और देखा है कि तीनों लीड अपनी जगह पे बहुत अच्छी तरह से और व्यवस्थित लगी हुई है। अब हमने कान के ऊपर हेडबैंड लगा दिया। इस हेडबैंड के मार्फत हम कान के अंदर साउंड भेजेंगे और वो साउंड कंप्यूटर पे रिकॉर्ड करी जाएगी जब वापस कान से लौट के आएगी। इस वक्त कंप्यूटर की स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है और अब हम उसमें अलग अलग साउंड की इंटेंसिटी के साथ में भेजना चालू करेंगे। यह आप देख सकते हैं कि कैसे कान के अंदर साउंड जाने के बाद जब लौट के आती है तो उसकी रिकॉर्डिंग इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर बन रही है। एक बार में इस मशीन के द्वारा हम लोग करीब करीब 2000 साइकिल जांच सकते हैं और 1 मिनट में उन 2000 साइकिल का एवरेज निकालकर उसकी रिपोर्ट को तैयार करते हैं। जो हम शुरू करते हैं वो 110 डीबी से चालू करते हैं। जो इंटेंसिटी साउंड की होती है वो 120 डीबी, 110 डीबी, 100 डीबी, 90 डीबी, इस तरीके से घटाते हुए साउंड की इंटेंसिटी को हम जांचते हैं कि कान उन साउंड को रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं तकरीबन पौन मिनट में इसने 1565, 1575 पर 1587, 1592 इस तरह की इतनी स्पीड से ये अपनी आवाज को भेजती हैं और हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। करीब करीब 1600 बार हम जांच कर चुके हैं कान की श्रवण क्षमता को जांचने के लिए। और ये फिगर जब 2000 पे चला जाएगा तब कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको रिकॉर्ड करना बंद कर देगा। उसके बाद हम दूसरी वेव पे जाएंगे, इंटेंसिटी को कम करेंगे और फिर वापस उसी प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। ये 2000 हो गया और अब ऑटोमेटिकली उसने दूसरी वेव पकड़ ली जिसकी इंटेंसिटी 100 डीबी के आसपास होगी। पहली इंटेंसिटी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 110 डीबी की थी। उसका जो एम्पलीट्यूड था वो 0.5 माइक्रोवोल्ट का था और 1 मिलीसेकंड की रिकॉर्डिंग उसकी थी। जब जांच पूरी हो जाती है तो इस तरीके से रिकॉर्डिंग बनती है। उन रिकॉर्डिंग को स्टडी करके रिपोर्ट तैयार करी जाती है। अब इस मरीज के अंदर करीब करीब 100 डीबी साउंड वेव इंटेंसिटी भी वो बच्चा नहीं सुन सकता है। अब इस बच्चे का हम आगे इलाज चालू करेंगे। कैसे हम उसके ऊपर मशीन लगाएंगे, कौन सी मशीन लगाएंगे, कैसे सुनाई दिलवाएंगे, कैसे बुलवाना सिखाएंगे, ये सारी इस रिपोर्ट